Today in this video for class 10th CBSE English subject, chapter name Nelson Mandela. I am going to give you the summary of this lesson, very easy way, easy to understand for you in Hindi, as well as the main points of this lesson to keep them in your mind for the purpose of your exams and to obtain higher marks from this lesson. All of the students of this class 10th are instructed to have the textbook in your hands with the handset, and the reading and the speaking and the explanation on the board. You must do all this very well to make your notebooks in English subject. All these will give you a good comprehension of this lesson for your exam to have or to obtain good marks or better marks in English subject from this lesson. तो आज हमने आपको यही बताया, जो पहले भी बताया था, कि आप लोग अपने हाथ में टेक्स्ट बुक ज़रूर रखें मोबाइल हैंडसेट के साथ साथ, और इससे आपका बेटर होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ आपकी अच्छी होगी, और आप नोटबुक्स भी बनाना शुरू करें, सुनकर, बोर्ड पर से देखकर, और फिर जो समझ रहे हैं उसके अनुसार। तो आइए हम लोग इस कहानी का समरी जानते हैं अपनी भाषा में। इन योर ओन लैंग्वेज यू विल लर्न द समरी ऑफ दिस लेसन नेम्ड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला बना रहे हैं। फर्स्ट नॉन रेशियल, ये आपका समरी चल रहा है। नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो ये समरी जो है हमारा इस लेसन का, उसमें ये फर्स्ट पॉइंट है, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक। यहाँ गैर जातीय प्रजातांत्रिक सरकार साउथ अफ्रीका में। इस पॉइंट से हम इस कहानी का एक छोटा सा समरी, किसी एक पेज का, प्रारंभिक पेज का हम एक छोटा सा समरी के रूप में इसे रख सकते हैं माइंड में। ये हमारा मेन पॉइंट्स हुआ, क्लियर। तो जहां हम अभी देखने जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला अपने इस ऑटोबायोग्राफी में जैसे कि शुरुआत करते हैं बड़े ही सुंदर ढंग से प्राकृतिक दृश्य का, नेचुरल सीन का एक्सप्रेस करते हुए वो बताते हैं, इट वॉज ए क्लियर एंड ब्राइट मॉर्निंग ऑफ द 10th May 1994। 1994 के 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में जो सुबह का समय है वो बहुत ही सुहाना है और चमकदार है। आसमान में कोई भी बादल नहीं है। कहने का अर्थ है कि चारों तरफ खुशहाली है, उमंग है, और बहुत सारे लोग मस्त हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ साथ प्रकृति भी आनंद ले रही है। किसका? दक्षिण अफ्रीका में 300 वर्षों से चले आ रहे अंग्रेज लोगों के द्वारा
अत्याचार से मुक्ति मिल रही है। तो इसमें प्रकृति भी बहुत ही सुंदर ढंग से अपना योगदान भी कर रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि द स्काई वॉज ब्राइट एंड क्लियर, आसमान साफ है, चमकदार है, सुहाना है, मनोहर है। यहाँ कहने का अर्थ था कि एक राइटर प्रकृति को भी मानव निर्मित आज़ादी के साथ जोड़ रहा है। जहाँ मानव निर्मित आज़ादी है वहीं प्रकृति भी अपना योगदान कर रहा है और उसका आनंद ले रहा है। Many world leaders gathered there, बहुत सारे लोग संसार से या उस देश से वहाँ एकत्रित हुए हैं। They wanted to pay respect to a new democratic non-racial government, और ये सभी लोग मिलकर उस दक्षिण अफ्रीका में जो नई सरकार बन रही है, प्रजातांत्रिक सरकार बन रही है और वहाँ के लोगों के द्वारा बन रही है, इसमें वे सब के सब अपना सम्मान देने के लिए आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। Thus there was a large gathering of world leaders in the ceremony. तो इस समारोह में संसार के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे डिग्निटरीज, महान लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। इट वॉज द एंड ऑफ वाइट सुपरमेसी। वो बताते हैं कि यहाँ पर गोरे लोगों का जो वर्चस्व था वो समाप्त हो रहा है। सुपरमेसी, SUPERMACY, सुपरमेसी, ये आपका क्या है, नाउन है। यानी कि सुपरमेसी को इन्होंने किस सेंस में लिया है? तो सुपरमेसी को इन्होंने लिया है आपको वर्चस्व, उनका जो एकाधिकार था, ठीक है ना। पावर, सुपरमेसी मतलब पावर भी कह सकते हैं, पावर, POWER, पावर यानी कि वर्चस्व, ठीक है ना। वर्चस्व, एकाधिकार, ठीक है ना, एकाधिकार। तो इस एकाधिकार को उस दिन समाप्त हो रहा है और नई सरकार बनने जा रही है दक्षिण अफ्रीका में। इन दिस सेरेमनी नेल्सन मंडेला's daughter, whose name is ज़िनानी, also accompanied him. नेल्सन मंडेला की बेटी है, उनके साथ साथ रहती है इस उद्घाटन समारोह में, जिसका नाम है ज़िनानी। तो इस प्रकार से इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ने 3 चीज़ों का ब्यौरा दिया है इस फर्स्ट पॉइंट में। पहला क्या है, नेचर का चर्चा किया, नेचर को भी इन्होंने इस उद्घाटन समारोह में अपने को शामिल कर लिया। दूसरी चीज़ है कि अपने देश के लोगों के साथ साथ वो पूरे देश के गणमान्य लोगों को भी वहाँ एकत्रित किए हुए हैं, यानी कि स्वयं का देश और पूरा दुनिया भी उनके साथ है, प्रकृति भी साथ है, उनका देश के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी वहाँ सम्मिलित हुए हैं। 2 बातें हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताया है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासन चली आ रही थी 300 वर्षों से, जो लोग अत्याचार कर रहे थे, घृणा की दृष्टि से वहाँ देखते थे, बहुत जुल्म ढाए थे, वो सब अब समाप्त होने आ रहा है उसी दिन। और एक और बात उन्होंने कही है अपनी बेटी के बारे में, जिसका उन्होंने परिचय कराया है कि उनकी बेटी उनके साथ है पूरे समारोह में, पूरे उनके साथ दे रही है, और उसका नाम है ज़िनानी। क्लियर? ये 4 बिंदु इस फर्स्ट पॉइंट में हमको आता है। ये चारों बिंदु अगर हमारे माइंड में है तो हमारा समरी की शुरुआत बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस चैप्टर से पूछे जाने पर हम वेरी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, MCQ जो है, जो आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं अभी ऑनलाइन टेस्ट में, वो हम उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समरी के लिए हम लोगों ने जो तैयारी किया वो बहुत ही अच्छा रहा, और आप इसको इसी ढंग से अपने कॉपी में भी नोट करेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। और अभी आपने एक इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी देखा है, वह था सुपरमेसी। क्लियर? अब इस समरी को फिर अपने माइंड में रखने के लिए हम दूसरा पॉइंट देते हैं। इस वीडियो का हेडिंग ही है समरी विथ मेन पॉइंट्स। अगर हमारे माइंड में मेन पॉइंट्स है तो सब पॉइंट्स जो हैं वो हमको अपने आप निकलते चला जाएगा, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस पर आधारित बनाए हुए सभी क्वेश्चन का हम उत्तर भी दे सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे जहाँ तक मालूम है कि यह वीडियो काफ़ी आपके लिए उपयोगी है। आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।
इस प्रकार से आपको जितने भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और आपको मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है जिससे आप कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर है आपका 7004694798। इस फ़ोन नंबर से आप बात भी कर सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग द ओथ सेरेमनी, द ओथ सेरेमनी, अब हम इस चैप्टर का जो समरी हम बनाने जा रहे हैं उसमें ये दूसरा पॉइंट है। उद्घाटन समारोह है। उस उद्घाटन समारोह की शुरुआत करने के बाद उसमें जो अब प्रक्रिया होने वाली है वो है शपथ समारोह, शपथ ग्रहण करने का समारोह। तो इसमें भी हम 3 बिंदुओं से इसको हम अपने माइंड में रख सकते हैं। और एक चौथा बिंदु होगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि नेल्सन मंडेला अपने उस भाषण में कौन सी यादगार बातें कह जाते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 उपराष्ट्रपति और 1 राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जो स्वयं है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। और इसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आपका छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको समावेशित करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी अपने माइंड में रिकॉलिंग करते रहिए सभी बातों को, और आप इसको समरी को चुटकियों में सीख जाएंगे और चुटकियों में आपके माइंड में समा जाएगा और आप जब चाहे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स, और इसमें बताया गया है कि उद्घाटन समारोह में जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो वो शपथ ग्रहण कहाँ चल रहा था? यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग, BUILDING, यूनियन बिल्डिंग। ये यूनियन बिल्डिंग क्या है? ये यूनियन बिल्डिंग क्या है? उस देश का एक बिल्डिंग है और ऐतिहासिक बिल्डिंग है, और यह यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, यह यूनियन बिल्डिंग जो है कहाँ है? प्रीटोरिया में है, ठीक है ना। प्रीटोरिया एक जगह का नाम है। प्रीटोरिया क्या है? ये जगह का नाम है, प्लेस नेम, ठीक है ना। ये एक प्लेस है और यूनियन बिल्डिंग एक बिल्डिंग है, इमारत है। इसी यूनियन बिल्डिंग में जो प्रीटोरिया में दक्षिण अफ्रीका के, इसी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और शपथ समारोह घटित हो रहा है, वहाँ लिया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो शपथ ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वह है वहाँ के द्वितीय उपराष्ट्रपति हैं, सेकंड डिप्यूटी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और उनका नाम है आपको मिस्टर डी क्लर्क, KELARK। ये जो है आपका फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, डिप्यूटी प्रेसिडेंट, PRESIDENT। अगर आपसे कोई पूछे कि ये मिस्टर डी क्लर्क कौन है, तो 1994 में जो दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार बन रही थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें द्वितीय उपराष्ट्रपति का नाम है मिस्टर डी क्लर्क। क्लियर? ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद आता है आपका फर्स्ट डिप्यूटी क्लर्क। देन थैबो मेबकी वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। तो क्या नाम है उसका? थैबो, THABO। नाम जरा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको हम सीखते हैं
तो याद हो जाए आपका MEBKI, थैबो मेबकी। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ये, और सॉरी ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड है। ये कौन है? सेकंड। ये हमारा सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है मिस्टर डी क्लर्क, और फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट है थैबो मेबकी। क्लियर? तो इन दोनों के बाद अब जब शपथ ग्रहण कर लिया जाता है तो अंत में आते हैं नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका का इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। देन मंडेलास टर्न केम, तब मंडेला की बारी आती है शपथ लेने का। स्वर्ण इन, SWORN, स्वर्ण इन, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण करना, ये स्वर्ण इन का मीनिंग होता है। अब जब मंडेला की बारी आती है शपथ ग्रहण करने की, तो वो अपने शपथ ग्रहण में क्या करते हैं? वो ईगरली, बड़े ही इच्छा पूर्वक, टुक एन ओथ, वो एक कसम खाते हैं, वो एक प्रतिज्ञा करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिएगा इसमें कितनी बड़ी बात है। वो एक पॉलिटिशियन ही नहीं, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट ही नहीं, बल्कि एक राइटर भी हैं। और राइटर कैसे अपने कलम का यूज़ लोगों को प्रभावित करने के लिए वो करते रहते हैं। शपथ तो सभी करते हैं ग्रहण, लेकिन इन्होंने शपथ ग्रहण कैसे किया? लोगों के कल्याण के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी जो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वो आपके जो सभा है जहाँ पर ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं, वहाँ के सीढ़ियों पर माथा टेकते हुए वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से ये एक विशिष्टता थी, सीढ़ियों को माथा टेकते हुए। तो ठीक यहाँ नेल्सन मंडेला भी जब शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपने देश की जनता के कल्याण के लिए, वेलफेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक्सप्रेस्ड और शेड बाय नेल्सन मंडेला वाज, जो शपथ ग्रहण में ये महत्वपूर्ण जो सेंटेंस इन्होंने कवर किया था या एक्सप्रेस किया था, वो वही बहुत ही यादगार है, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। कितना बल दिया गया इस पर। अगेन शैल इट बी, फिर दोबारा होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, अपने देश को वह बहुत ही सुंदर देश कहते हुए वो कहते हैं कि अब हमारे इस सुंदर देश में फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं और फिर कभी नहीं दोबारा यह देश में होगा। विल अगेन एक्सपीरियंस, क्या होगा? यह देश फिर कभी दोबारा अनुभव नहीं लेगा। अब उन अनुभव या फीलिंग उसे नहीं प्राप्त होगी। द ऑपरेशन, उस अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर, जो अत्याचार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करते थे, वो अब अत्याचार का अनुभव हमारे देशवासी जो हैं इसका अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे, हमारे इस सुंदर से देश के लोग। द सन शैल नेवर सेट इन, और यहाँ जो सूर्य उगा हुआ है आज़ादी का, यहाँ पर जो सूर्योदय हुआ है आज़ादी का, वो आज़ादी अब कभी सूर्यास्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उन्होंने आज़ादी को ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बताया है। उन्होंने बताया है कि वहाँ के लोगों ने जो आज आज़ादी प्राप्त की है वो बहुत ही गौरवपूर्ण है और वो मानवीय प्राप्ति है। मानवीय प्राप्ति कहने का अर्थ मानव ने उसे बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे त्याग, बहुत सारे बलिदान किस बाद उसे वो मिला है। यह आज़ादी का जो सूर्योदय उनके देश में अब उगा है, इसका कभी अब सूर्यास्त
नहीं होगा। हियर सेट ऑन, सूर्यास्त होना, सेट ऑन, सेट ऑन, सूर्यास्त होना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। अब इसका सूर्यास्त नहीं होगा। क्लियर है ना। और उन्होंने ये भी कहा गॉड ब्लेस अफ्रीका, उन्होंने कहा कि हे ईश्वर आप हमारे देश अफ्रीका को आशीर्वाद दीजिए। कितनी सुंदर बात। तो यहाँ फिर ईश्वर को उन्होंने जोड़ा अपने शपथ समारोह के अंत में, या अपने शपथ ग्रहण के सेंटेंस के बोलने के अंत में उन्होंने फिर ईश्वर को जोड़ा, प्रकृति को जोड़ा। तो प्रारंभ में भी प्रकृति और अपने भाषण के अंत में भी वो क्या करते हैं, ये प्रकृति को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट 2 में क्या देखा कि तीन हमारे राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट में है आपको डी क्लर्क, ठीक है ना, ये द्वितीय उपराष्ट्रपति हैं। और थैबो मैबकी ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति हैं। और नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला जो है वो प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट हमको याद करना है एक बार में। और उनकी जो भाषण है, भाषण वो हमको स्पीच, शपथ ग्रहण का जो स्पीच है नेल्सन मंडेला का, वो हमारा चौथे पॉइंट में याद रखना है। क्या कहा उन्होंने कि अब हमारा देश कभी नहीं फिर अनुभव करेगा अत्याचार जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता था। इस अत्याचार का अनुभव अब उसके देश के वासी कभी नहीं करेंगे। और आज़ादी का सूर्य जो एक बार उग चुका है अब यह कभी अस्त नहीं होगा। और हे ईश्वर तुम हमारे देशवासियों की आशीर्वाद दो। तो ये 4 पॉइंट में हम मेन पॉइंट का जो ये 2 पॉइंट नंबर 2 है द ओथ सेरेमनी, वो हम इसको याद कर सकते हैं। सेरेमनी जो है हम इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब तक हम लोगों ने 2 बिंदुओं में, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसे समरी को अब तक फिनिश किए। अभी इसी तरह का हमारे पास 3 या 4 और बिंदु हैं जिस पर हम लोग समरी कंप्लीट करेंगे। तो अब उस देश के जितने भी विमान हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो सब अपना सपोर्ट व्यक्त कर रहे हैं उस उद्घाटन समारोह में जिसमें नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वो अपना आसमान में वायुयान उड़ाकर, कारनामे दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला अब हमारे नए राष्ट्रपति हैं और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है और हम लोग उनकी बातों को मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन अब 3rd पॉइंट में है, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जेट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जेट्स, ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जेट्स, है ना, टू पे रेस्पेक्ट, टू पे रेस्पेक्ट, RESPECT, टू पे रेस्पेक्ट। तो वहां के जो सैनिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, है ना, ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्या चीज का, विमानों को उड़ाकर, किस लिए, अपना सम्मान देने के लिए, ठीक है ना। उस उद्घाटन समारोह में ये भी एक क्रियाकलाप हुआ और इस क्रियाकलाप का भी हम वर्णन करते हुए चैप्टर के कुछ आगे की हम तैयारी कर लेते हैं। देन द जेट्स स्टार्टेड डिमॉन्स्ट्रेशन ओवर द बिल्डिंग्स। जब ये शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी समय उस बिल्डिंग के ऊपर से, उस बिल्डिंग की एक खासियत थी कि उसमें छत नहीं थे, है ना, तो उस बिल्डिंग के ऊपर से ये वहाँ के सैनिक, वहाँ की पुलिस अपने विमानों को उड़ाते हैं और उड़ाकर प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन के माध्यम से वे लोग अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इट वॉज ए पैटर्न ऑफ जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स टू शो देयर लॉयल्टी टू द नेशन फॉर द न्यू गवर्नमेंट। उस नई सरकार, उस राष्ट्र के लिए जो नई सरकार बनी है, उस सरकार को अपना रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ की प्रथा है। पैटर्न, पैटर्न मीन्स प्रथा, पैटर्न, PATTERN, पैटर्न ये नाउन है, ये है आपका प्रथा या वे, है ना, प्रथा,
ये एक प्रकार की प्रथा है अपने सपोर्ट को दिखाने के लिए। देन द मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन चेस्ट सैल्यूटेड मंडेला, और उसी समय वहाँ का जो सेनापति था जिसके सीने पे मेडल्स लगे हुए थे, वो उसने अपना सैल्यूट किया मंडेला का। जब वहाँ का सेनापति मंडेला को सैल्यूट किया, तभी मंडेला के माथा में एक बैक पिक्चर चलने लगा। वो बैक पिक्चर क्या है आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें मंडेला ने व्यक्त किया है। ही थॉट दैट दीज वेर द जनरल्स हु माइट हैव अरेस्टेड हिम वंस। उन्होंने ये बात कही कि ये वही सेनापति है जो अब से कुछ दिन पहले मुझे अरेस्ट करते थे, और आज ये वही सेनापति है जो मुझे सैल्यूट कर रहा है। सेनापति वही है, सिर्फ समय का फर्क है। देश जब गुलाम था तो वो मंडेला को अरेस्ट करता था, पीटता था और जेलों में डाल देता था, और जब देश आज़ाद हुआ तो वही सेनापति है जो इनको अब सैल्यूट कर रहा है और इनके नई सरकार को सपोर्ट कर रहा है। देन 2 नेशनल एंथेम्स वेर संग। अब इस घटना को बताने के बाद एक विशिष्ट घटना है कि अब तक किसी देश में अपने स्वतंत्रता समारोह में 2 राष्ट्रगान नहीं गाए गए हैं। वो दक्षिण अफ्रीका है जहाँ पर आज़ादी के उद्घाटन के समय, समारोह मनाते समय, शपथ ग्रहण करते समय 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे। ये भी विशिष्ट बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ गोरे लोग अपने राष्ट्रीय गीत गाते थे, और जब आज़ादी मिली तो ये काले लोग वहाँ के अपनी राष्ट्रगीत गाए। दोनों को एक दूसरे की गीत याद नहीं थे। कौन कौन से गीत गाए थे ये देखना है। द ब्लैक सैंग डी स्टेम्स। वहाँ के काले लोग जो थे, जो राष्ट्रीय गीत गाए, उसका नाम था डाई स्टेम। ठीक है ना, डाई स्टेम, DIESTEM, डाई स्टेम ये गीत गाए। ब्लैक, द ब्लैक, काले लोग जो थे वो ये गीत गाए, डाई स्टेम। और जो वाइट थे वो गाए थे नकोसी सिकलेल जो है वो वहाँ के गोरे लोगों ने गाए थे। क्लियर है? नकोसी सिकलेल, SIK है ना, नकोसी सिकलेल आई। ठीक है ना, नकोसी सिकलेल आई। ये जो गीत गाए थे लोग, द वाइट, गोरे लोग, ये गीत गाए हुए थे। तो इस प्रकार से हमने इस 3rd पॉइंट में जो इस चैप्टर के छोटे छोटे बातों को एकत्रित किया है, वो आपका यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा था। तो सबसे पहले शपथ समारोह में वहाँ का सेनापति या जो सैनिक थे उन्होंने उड़ाया, जेट विमान को उड़ाया, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि वहाँ के जो सिपाही थे, वहाँ के जो सैनिक थे, वो उस उद्घाटन समारोह में आए थे और नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किए। क्या किए? सैल्यूट किए। ये 2 पॉइंट है। तीसरी पॉइंट है कि नेल्सन मंडेला को जब ये लोग सैल्यूट कर रहे थे तो उनके मन में एक बातें आई कि वही ये जनरल्स हैं, ये वही पुलिस है जो उनको अरेस्ट करती थी जब देश गुलाम था। तीसरा पॉइंट हुआ। और ये आज वही पुलिस है जो आज इनको सैल्यूट कर रही है। ये 3 पॉइंट हुए। और चौथा पॉइंट था कि उस देश में उस स्वतंत्रता के उद्घाटन समारोह में 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे, और इसका मुख्य कारण था अंग्रेज़ों को अपनी गीत याद थी और वहाँ के ब्लैक जो थे उनको अपनी गीत थी, इसलिए दोनों ने गीत गाया। इस तरह से ये 3-4 बिंदुओं से इस 3rd पॉइंट को हम कंप्लीट कर सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं इस समरी को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी इसमें बहुत मुख्य बातें हैं जो बताया जा रहा है। वहाँ के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वहाँ के जितने भी स्वतंत्रता के योद्धा थे, उन्होंने लड़ाइयाँ तो लड़ी किसके खिलाफ? अपार्थिड पॉलिसी। ठीक है ना, वो सभी लड़ाइयाँ नेल्सन मंडेला को माथे में रील की तरह चल रहे हैं जब वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं या जब वो शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हैं।
पिछले दिनों के अंग्रेज़ों के द्वारा सताए जाने पर उन योद्धाओं को, जो स्वतंत्रता योद्धा थे, वो सभी यादें इनके माइंड में आती है। मेमोरीज ऑफ फ्रीडम, ये चौथे पॉइंट देखिएगा, बहुत सुंदर है। मेमोरीज, MEMORIES, मेमोरीज ऑफ फ्रीडम, मेमोरीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, मेमोरीज ऑफ memories of freedom, fighters, memories of freedom, fighters against apartheid policy, against apartheid policy। इसमें हम लोग इस हेडिंग के माध्यम से, हम इस चैप्टर के समरी को और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और देखेंगे। इसको समझना, इसी 2 लाइन को समझेंगे तो बहुत सारी बातें हमको याद आ जाएंगी। अपार्थिड, रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने वाले जो स्वतंत्रता फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी यादें नेल्सन मंडेला के माथा में आ रही है। कब? जब वो उद्घाटन समारोह में शपथ ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। स्वाभाविक है कि अत्याचार जब उन पर हुए थे, वो सभी बातें यादें आ रही हैं, उनके माथा में रील की तरह चल रहा है। क्या चल रहा है? रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने वाले जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी यादें यानी कि वो लोग मर गए, मार दिए गए, उन्हें गोली मार दी गई। एक घटना का वर्णन है इसमें कि एक ही लाइन में पुरुषों को और एक दूसरी लाइन में महिलाओं को खड़ा करके एक ही बार गोली मारा जाता था। तो जरा सोचिए वो दृश्य कितना भयावह होगा। और ऐसा जुल्म सहकर दक्षिण अफ्रीका वासियों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेजों को बता दिए थे कि हमारे पास हिम्मत, साहस बेशुमार है, तुम्हारे अत्याचार के सामने हमारी साहस खड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से ये सुंदर सी बात है, बहुत सुंदर बात है। क्लियर है ना? इसे हम देखते हैं। मंडेला रिमेंबर्ड दैट, मंडेला ने माथा में याद किया कि द डे केम आफ्टर द सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स डीप वुंड, मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे टुडे केम आफ्टर द सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के बलिदान के बाद 1994 में यह आज दिन देखने को मिला है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपना आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस सेक्रीफाइस को, इस बलिदान को मंडेला भूले नहीं हैं, याद हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड गेव डीप वुंड, उन्होंने बताया लोगों को कि रंग भेद की नीति ने वहाँ एक बहुत गहरी घाव दिया था टू द साउथ अफ्रीकन्स, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को एक गहरी घाव। गोरे लोग काले से नफरत करते थे, मारते काटते थे, और काले लोग गोरे लोगों से नफरत करते थे, मारते और काटते थे। तो इस प्रकार से गोरे लोग काले लोगों को नफरत भी करते थे, मारते भी, सताते थे। और यह घाव बड़ी गहरी घाव थी, ये जल्दी भरने वाली घाव नहीं है। दोज पीपुल हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, ऐसे लोग जो अपने जान गंवा दिए थे देश के खातिर, टॉट हिम द रियल मीनिंग ऑफ करेज, उन लोगों ने सिखाया लोगों को, क्या सिखाया? मीनिंग ऑफ करेज, मीनिंग ऑफ करेज। ये मीनिंग ऑफ करेज जो है बहुत बड़ी बात है। यही साहस का अर्थ क्या होता है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग के साथ तो और बताएंगे। जहां हमने कहा था कि गांधी जी ने सत्य का प्रयोग भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था, ठीक उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने इस करेज का प्रयोग रंग भेद की नीति के लिए किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और ये दोनों बहुत बड़े मैन हैं, ये बहुत बड़े युग पुरुष भी हैं इस
दोनों देश के नेता या स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। तो दोज पीपुल हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द कंट्री टॉट हिम द रियल मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जान गंवा दिए, उन लोगों ने बता दिया है कि करेज का रियल मीनिंग क्या होता है। करेज का रियल मीनिंग क्या होता है, परिभाषा है, हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, बहुत सुंदर मीनिंग है। वो बताते हैं कि एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब नहीं होता है करेज। करेज का मतलब ये नहीं कि वहाँ भय है ही नहीं। करेज का अर्थ ये होता है कि आप उस पर विजय हासिल करें। फियर पर विजय हासिल करना ही करेज कहलाता है। ये बात इन्होंने इसमें बताई है और भी आगे हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। नो वन इज बॉर्न टू हेट अदर्स। वो ये भी बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वह दूसरे व्यक्ति से नफरत करे। पीपुल मस्ट लर्न टू लव बिकॉज इफ दे कैन लर्न टू हेट, नो वन इज बॉर्न टू हेट अदर्स। किसी का जन्म नहीं हुआ है कि वह दूसरे से नफरत करे। पीपुल मस्ट लर्न टू लव, लोग अवश्य सीखे प्रेम करना। बिकॉज इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन लर्न टू लव ऑल्सो। अगर हम किसी से नफरत करना सीख सकते हैं तो फिर प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते हैं। हम प्यार करना सीखे, एक लोग दूसरे लोग से प्यार करना सीखे, ये वो बताते हैं। क्यों बताते हैं? लव इज द नेचुरल क्वालिटी दैट डेवलप्स इन आवर हार्ट्स। वो बताते हैं कि प्रेम एक स्वाभाविक गुण है जो हमारे हृदय में स्वतः उपस्थित रहता है, स्वतः उसमें वृद्धि होती रहती है। इसको बढ़ाने के लिए हमको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो बताते हैं कि घृणा को बहुत प्रयास करने के बाद हृदय में वो बढ़ता है। अब बिन प्रयास का जो बढ़ने लगता है वो रहता है हमारे प्रेम। ही रिमेंबर्ड द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। और अपने शपथ ग्रहण समारोह में वो अपने खो दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के याद करते हैं, उनका नाम लेकर के। और वो कौन कौन है, आपके टेक्स्ट बुक में सबका पिक्चर दिया हुआ है और आप उनके नाम भी नीचे देख सकते हैं। ओलिवर थैम्बो, यूसुफ डैडू, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथली, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सालुकी। ये सभी वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन सबों का नाम याद करके अपने शपथ ग्रहण समारोह में वो काफ़ी पीछे की बातों को याद करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस चौथे पॉइंट में हम लोग जो देख रहे हैं अभी वो ये है कि नेल्सन मंडेला अपने उन साथियों को याद करते हैं जो अपार्थाइड रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते लड़ते मार दिए गए। उनको याद करते हैं। वो बताते हैं कि रंग भेद नीति क्या है। तो रंग भेद नीति जो है वो लोगों को एक दूसरे से बांटता है और उसके चलते लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं और एक दूसरे को मारते थे। इस नीति ने वहाँ के लोगों में बहुत गहरी घाव दिया और वो घाव भरने वाला जल्दी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि करेज का मीनिंग क्या होता है। तीसरा पॉइंट है करेज का मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है। तो बताते हैं कि करेज का अर्थ ये नहीं होता है कि जहाँ भय नहीं वही करेज है। करेज का अर्थ होता है भय पर विजय हासिल करना। दो बातें हैं। तीसरी चीज़ जो बताते हैं प्रेम और घृणा क्या है। तो घृणा जब हम करना सीख सकते हैं तो भाई प्रेम करना भी क्यों नहीं सीखें, और सीखना भी चाहिए। उन्होंने अंतर भी बताया है। प्रेम एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे हृदय में स्वयं उपस्थित रहता है, स्वयं सींचते रहता है, उसको सींचने की ज़रूरत नहीं है। और घृणा जो है वो बहुत प्रयास करने के बाद हमारे हृदय में उपजता है, फिर उसको बहुत प्रयास करने के बाद उसमें वृद्धि होती है। तो स्वाभाविक रूप से जो बढ़े वो प्रेम है और काफ़ी प्रयास करने के बाद जो बढ़े वो घृणा है। तो क्यों नहीं हम प्रेम को ही बढ़ावा दें। दूसरी चीज़ वो कहते हैं, पाँचवीं पॉइंट, इस पॉइंट में 5 छोटे छोटे बिंदु आते हैं। पाँचवा ये है कि उन्होंने अपने खोए हुए साथियों का नाम लेकर वो याद करते हैं।
यानी कि मंडेला भूले उन लोगों को, अपने साथियों को नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है एक सज्जन पुरुष के लिए, एक विद्वान पुरुष के लिए। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं में अब तक हम लोगों ने समरी को जानने की कोशिश किया, और इसी क्रम में 2 और बिंदु हैं जिसे हम सीखेंगे और समरी को कंप्लीट करेंगे। करेज डिफाइंड बाय मंडेला एंड मैन्स ड्यूटीज टू फुलफिल। यही जो पॉइंट हम लोग 5वां ये पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 2 बातें हैं और बहुत सुंदर बातें हैं। क्या उनका एक प्रयोग रहा है जीवन में। करेज डिफाइंड, COURAGE, करेज DEFINED, डिफाइंड, ठीक है ना। तो करेज डिफाइंड वो बताते हैं कि साहस का परिभाषा मंडेला अपने शपथ ग्रहण में साहस का परिभाषित करते हैं। करेज डिफाइंड बाय मंडेला, मंडेला के द्वारा हिम्मत का परिभाषा दिया गया है। एंड मैन्स ड्यूटीज, मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, टू फुलफिल, उसे पूरा करने के लिए, फुलफिल पूरा करना, है ना। ड्यूटीज कर्तव्य, तो मनुष्य का जो कर्तव्य है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। मनुष्य एक है लेकिन उसका 2 कर्तव्य है, ये भी देखेंगे। एक कर्तव्य स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति है, और दूसरा कर्तव्य उसका राष्ट्र के प्रति है। तो व्यक्ति एक और कर्तव्य 2 है। उन दोनों को कैसे पूरा किया नेल्सन मंडेला ने, विषम परिस्थितियों में। देश जब गुलाम था तो विषम परिस्थिति था, उस विषम परिस्थिति में भी मंडेला ने अपने दोनों ड्यूटी को पूरा करता है। पहला ड्यूटी स्वयं के प्रति या अपने माता पिता, भाई बहन और पत्नी के प्रति था, और दूसरा था राष्ट्र के प्रति उन्होंने दोनों पूरा किया। इसमें हम ये जानेंगे। और करेज को उन्होंने कैसे परिभाषित किया ये भी हम देखेंगे इस बिंदु में, 5वें बिंदु में। ये मेजर बिंदु है, मेन पॉइंट्स है। इसी मेन पॉइंट्स के द्वारा हम समरी को कंप्लीट करते जा रहे हैं, और इसमें आने वाले छोटे छोटे बातों को हम अपने माइंड में रखेंगे। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले MCQ होंगे या बड़े या छोटे क्वेश्चन होंगे, सबका हम सब प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मंडेला डिफाइंड करेज इन हिज ओन वर्ड्स। मंडेला जो है करेज का डिफिनेशन जो देते हैं अपने तरह से देते हैं, अपनी भाषा में देते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में देते हैं, जो काफ़ी सरल है। इन हिज ओपिनियन, मंडेला के विचार में करेज वॉज नॉट ए एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के विचार में करेज का अर्थ ये नहीं होता है कि वहाँ डर है ही नहीं, बट द विक्ट्री ओवर इट। उनका मानना है कि करेज का अर्थ होता है कि भय पर विजय हासिल करें। विक्ट्री मतलब विजय, किस पर विजय हासिल करें, भय के ऊपर, और यही कहलाता है करेज। भय पर जब आदमी विजय हासिल कर लेता है तो वो करेजियस कहलाता है, ये उनका मानना है। दिस वॉज द आइडिया दैट टुक हिम टुवर्ड्स विक्ट्री। ये वही विचार है जो मंडेला को अग्रसर करता है विजय की ओर। अपने इसी सिद्धांत को, अपने इसी विचार को वो हमेशा अपने माथा में रखते थे और प्रतिदिन विजय की ओर आगे बढ़ रहे थे। विजय की ओर आगे बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहे थे अपने इसी विचार के साथ। आफ्टर दिस ही टोल्ड दैट मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि हर आदमी के जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब क्या होता है, ड्यूटीज होता है। OBLIGATION, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य। ये हमारे कर्तव्य, ड्यूटीज, ये क्लियर है ना। तो वो बताते हैं, जहाँ हिम्मत को परिभाषित करते हैं और उसी परिभाषा को लेकर वो हमेशा अग्रसर हो रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, उस अंग्रेज़ों पर विजय हासिल प्राप्त करने के लिए। तो वही उन्होंने अभी इसी क्रम में आगे बताया है कि हर आदमी के जीवन में 2 तरह के कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट इज टू हिज फैमिली। पहला कर्तव्य क्या होता है, फर्स्ट कर्तव्य क्या है, टू हिज फैमिली,
परिवार के प्रति कर्तव्य, और दूसरा होता है टू हिज नेशन, टू हिज नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। तो इस प्रकार से मंडेला ने हमें और मजबूत कर रहे हैं अपने इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, देशवासी को भी मजबूत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का लाइफ लीड किया और यहाँ तक पहुँचा और वो मजबूत बन करके पहुँचे। उसी तरह से अगर देश के सभी नागरिक ऐसा करते हैं तो देश और मजबूत हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा है इजराइल को, इजराइल पर एक साथ 1500 रॉकेट लॉन्च किए गए और उसने अपने देश को लगभग 90% तक सुरक्षित रखा। वो आयरन एक कवच है अपने देश के ऊपर रखा है बना करके, जिस पर 1500 रॉकेट एक बार उस पर गिराए गए और उसके देश के लोग सुरक्षित रहे। और उसने विरोधियों का कई नुकसान किया, 600 ठिकाने को नष्ट किया है। एक जबकि आपको यह देश जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो फिर भी उसने तैयारी अच्छी की। तो नेल्सन मंडेला ने भी तैयारी जिस तरह से किया अपने को मजबूत करने के लिए, वो राष्ट्र को भी बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हर मानव के लिए कितने तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, कितने तरह के ड्यूटीज़ होते हैं, 2 तरह के। पहला है टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, और दूसरा है टू हिज नेशन, अपने। और इन्होंने पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली में यही सब आता है, वाइफ है, डॉटर है, सन है, फादर है, मदर है, रिलेटिव सब आते हैं। और सेकंड जो था वो अपने देश के लिए था, अपने देशवासियों के लिए था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना उनके लिए कठिन था। क्यों? क्योंकि वहाँ अपार्थिड पॉलिसी जो थी। क्यों? क्योंकि उनका देश जो था अंग्रेज़ों के अधीन गुलाम था। क्यों? क्योंकि उनका अंग्रेज़ जो थे वो उन पर ढेर सारे अत्याचार करते थे। सो ही डिसाइडेड टू यूज करेज अगेंस्ट इट। इसीलिए मंडेला ने निर्णय लिया कि इन अंग्रेज़ों के खिलाफ, इन अत्याचारियों के खिलाफ जो शस्त्र, जो वेपन का वो प्रयोग करेंगे, उस वेपन का नाम था क्या? करेज। उसी वेपन का नाम था करेज। और गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो वेपन यूज़ किया उसका नाम था ट्रुथ, सत्य। तो इस प्रकार से हमने इसमें बहुत सारी बातें सीखी। करेज का डिफिनेशन क्या है और मनुष्य का जो ड्यूटी 2 तरह के होते हैं वो कैसे फुलफिल करना है। तो उन्होंने करेज का इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, रंग भेद नीति के खिलाफ, और अपने देश को मजबूत किया, स्वयं को मजबूत किया, और राष्ट्र को आज़ादी भी मिली। इस तरह से 5 बिंदुओं में हमने इस चैप्टर की समरी को कंप्लीट किया। और अब एक लास्ट है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा जो समरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। ये तो और बहुत सुंदर है, ये अत्याचारियों के बारे में। ये लास्ट पॉइंट जो है क्या है? अत्याचारियों का माइंड में किस तरह का कंडीशन होता है, उस कंडीशन को, ये साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, एक अत्याचारी को पहचानने का तरीका भी इसमें बताया गया। और एक अत्याचारी जो कुछ भी वो सोच कर अत्याचार करता है वो गलत सोच रखता है, वो सोच सही नहीं है। तो ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन, ये देखिए कितने सुंदर पॉइंट है। ट्रू कंडीशन ऑफ ऑपरेशर्स माइंड, OPRESSORS, ऑपरेशर्स माइंड। क्लियर है ना? ऑपरेशर्स अत्याचारियों का माइंड, मस्तिष्क, अत्याचारियों का मस्तिष्क का ट्रू कंडीशन, सही स्थिति। तो अत्याचारियों के माइंड का OPP, ऑपरेशर्स, अत्याचारियों के माइंड का जो एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन, सही कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में आकर वो अत्याचार करता है, उसका इन्होंने यहाँ रिसर्च किया है और हम लोगों को आगाह भी किया है
कि वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, क्या हमें उसे अपनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। वो बताते हैं कि कोई भी अत्याचारी स्वतंत्र नहीं है। वो बताते हैं कि हर अत्याचारी एक अत्याचार का शिकार है, गुलाम है, और इसको उन्होंने बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल से दिया है और बहुत ईजी एग्जाम्पल है जिसे हम लोग समझ भी सकते हैं। इन द एंड ऑफ दिस लेसन, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वी फाइंड दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्रू कंडीशन ऑफ ऑपरेशर माइंड। इस चैप्टर के अंत में हम लोग ऑपरेशर का माइंड का जो ट्रू कंडीशन होता है वो हम लोग सीख रहे हैं। मंडेला डिस्क्राइब्स दैट, मंडेला वर्णन करते हैं अपने इस शपथ समारोह में जो उन्होंने देखा था आंदोलन करते समय, आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय जो उन्होंने देखा था, उसे हम इसे समझ सकते हैं एक सिनेमा जिसका नाम है क्रांति, मनोज कुमार का, दिलीप कुमार का और हेमा मालिनी का। तो उसमें भी दिखाया था कि अंग्रेज़ बहुत काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत इतनी मजबूत थी, साहस इतना मजबूत था कि वो अंततः अंग्रेज़ों को हराने में सफल हो जाते हैं। तो मंडेला डिस्क्राइब्स, मंडेला वर्णन करते हैं दैट अ मैन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम। वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, दैट मैन इज हेटेड, तो वह आदमी घृणा का पात्र होता है। जो व्यक्ति दूसरों की आज़ादी छीनता है वह क्या चीज़ का पात्र हो जाता है? हैट्रेड, घृणा का पात्र हो जाता है। ठीक है ना, ये बहुत सुंदर बात है। नो वन इज फ्री, कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है। इफ ही इज टेकिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स, अगर कोई व्यक्ति दूसरे की आज़ादी को छीनता है तो वह स्वतंत्र नहीं है। ये दो बातें हुई, एक तो जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है वह घृणा का पात्र हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों की आज़ादी को छीनता है तो वह व्यक्ति स्वयं अपनी आज़ादी को खो देता है, स्वयं अपनी आज़ादी को खो देता है। ये दो बातें हुई। द माइंड ऑफ द ऑपरेशर इज फुल ऑफ हैट्रेड। एक व्यक्ति अत्याचार क्यों करता है? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार क्यों करता है? क्योंकि उसके माइंड में, उसके हार्ट में भरा हुआ है नफरत, तभी वो घृणा करता है। सो वी शुड नॉट रॉब द फ्रीडम ऑफ अदर्स। मंडेला बताते हैं कि हम दूसरे की आज़ादी को न लूटें। रॉब, रॉब मतलब लूटना, रॉब मीन्स लूटना, ठीक है ना, रॉब मीन्स लूटना या स्नैच, छीनना। तो ये बताते हैं कि हम लोग दूसरे की आज़ादी को न छीनें। अगर ऐसा करते हैं तो हम घृणा के पात्र बन सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आज़ादी स्वयं खो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का यहाँ पर समरी को हमने अंत किया बहुत सुंदर बात के साथ कि किसी अत्याचारी का माइंड का ट्रू कंडीशन कैसा होता है, उसका कंडीशन कैसा होता है, वो क्यों ऐसा करता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति किस चीज़ का पात्र हो जाता है। क्या वो सही है? उन्होंने बताया कि वो स्थिति ठीक नहीं है और हमें इससे बचना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों की आज़ादी को नहीं छीननी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 6 बिंदुओं में इस चैप्टर का हमने समरी कंप्लीट किया, समरी विथ मेन पॉइंट्स। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे सुनेंगे, बोर्ड पर देखेंगे और एक समरी लिखने की कोशिश आप लोग करेंगे। आपके द्वारा बनाया गया ये समरी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। थैंक्स।